नमस्कार प्यारे बच्चों, एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप इस समय अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप बहुत सहयोग करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोरोना वायरस के खिलाफ आप ख़तरनाक तरीके से लड़ रहे हो शायद, है ना। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें आप, यही मेरी आशा है। और ठीक इसी प्रकार जैसे हम सहयोग कर रहे हैं आपका, वैसे सहयोग करते रहेंगे। तो चलिए आज अपन इस बेसिक मैथ्स की क्लास में ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए तुरंत अपने बात की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने नंबर सिस्टम को अब तक जितना समझा है, मेरी आशा है आप सब ने अपने नोट्स तैयार किए होंगे और याद भी कर रहे होंगे आप उन चीज़ों को। प्यारे बच्चों, आप इस नंबर सिस्टम को अपने सिलेबस से बाहर नहीं माने, मेरा आपसे ये अनुरोध है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत काम देगा कभी न कभी जीवन में। और अलग से याद नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, आप इन बातों को गंभीरता से लें और जितना बताया जाता है उसको बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है ना। क्योंकि आने वाले किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, प्लस अलग से कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। वरना पता ही है आपको, जैसे ही कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठोगे आपको कहीं ना कहीं अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस टॉपिक को मैं बीच में नहीं छोड़ने वाला। नंबर सिस्टम को काफ़ी समय तक अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे और आज ही शायद हो सके तो अपन अलग से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो अलग अलग बैंकिंग के एग्ज़ाम में, ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम में नंबर पर आए हुए उनके जोड़ पर, घटाव पर, गुणा पर अलग अलग तरीके से कैसे सवालों को जल्दी हल करते हैं, उन पर बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, अपनी बातचीत जो है वो कहाँ तक हो गई थी उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। दशमलव के बाद मैंने आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव बता दिया। उसके बाद आवर्ती अनावर्ती दशमलव बता दिया। कल अपनी बातचीत शायद यहाँ चल रही थी, किसी भी अनावर्ती दशमलव में जो रिपीट होने वाला है उसको किस प्रकार अपन फ्रिक्शन में यानी भिन्न में चेंज करते हैं, इस पर थोड़ी सी बातचीत अपन ने कल की थी। और उस पर भी शायद एक या दो तरीके के सवाल मैंने कराए थे। आज उसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। पहले शांत दशमलव को बदलना सबको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जितने पॉइंट है उतने पॉइंट के बाद नीचे एक लिखो और उसके आगे उतने जीरो लगा दो, ऊपर वाला पॉइंट हट जाएगा। ये आसान तरीका है, सबने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। अशांत दशमलव में रिपीट होने वाला है उस पर सवाल आते हैं। पहले वाले पर पेपर में सवाल नहीं आएगा कभी भी। दूसरा जो कल बताया था उस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उनमें भी अच्छे सवाल और कैसे बन सकते हैं उस पर अपनी बातचीत चल रही है। देखिए, कल अपने 0.3 की बात की थी, आज अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। मान लो x इक्वल्स टू मैंने आपके सामने लिखा है और वो है मान लो 0 पॉइंट और यहाँ लिखा मैंने 1 2 और ये लिख दिया मैंने 3, ठीक है जी। ये 1 2 3 है, इसमें 2 3 2 3 2 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है। मान लो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.123 और 2 3 के ऊपर बार है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कल मैंने ये कहा था कि जो जितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अगर एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से दोनों तरफ, 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 हो रहे हैं तो 1000 से, ऐसे आप दोनों साइड में लगातार इंटू करो। इसका इंटू करोगे, किससे करोगे, 2 हैं तो 100 से, तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। आप दोनों साइड में कितने से इंटू करोगे, 100 से इंटू करोगे। ये हो गया आपका 100x इक्वल्स टू, देखिएगा इधर मैंने लिख दिया 100 इंटू 0.123 123 123 नहीं लिखना, सॉरी, ये 2323 लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी, यहाँ जितने जीरो हो ये पॉइंट उतने अक्सर आगे खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा ज़रा, ये 100x है इक्वल्स टू, इससे इंटू करोगे तो ये 2 अक्सर आगे खिसक कर क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो आएगा ही आएगा पॉइंट, इसके बाद ये 3 आ जाएगा और इसके बाद आगे 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 डॉट, ये इन्फानाइट तक चलता जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करना आपको, यहाँ मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जैसा आपको x दे रखा है वैसा x लाना है,
वैसा x से लाना है तो आ जाएगा। ये 1 और 2 तो सेम रख दो। अब यहाँ 1 होना चाहिए तो पहले इसको सेम लिख दो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट हो गया। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ वो सुनो पहले। यहाँ था 12 पॉइंट कितना 3 था, तो इस 3 की जगह अगर मैं 12 पॉइंट इसको 2 लिख लूँ और इसको इसमें ऐड करूँ तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इन दोनों को वापस ऐड करने पर यही आएगा। तो देखिए 2 है और इधर 12 है, तो पॉइंट से पहले वाला तो ये 12 ऐसा रहेगा। ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 को दोनों को ऐड करोगे तो ये 1 और ये 2 और ये 1 हो गया 3। इसके आगे 2 3 2 3 2 3 सब हैं। इसका मतलब इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू है अब वो किसकी है प्यारे बच्चों, वो वाली वैल्यू है x की। इसकी जगह x वापस लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल्स टू 12.2 प्लस ये आपका हो गया x। इस x को इधर ले आओ, इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस x इक्वल्स टू 12.2। इसमें से ये माइनस करोगे तो ये हो गया 99x इक्वल्स टू आपका हो गया 12.2। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 12.2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 9 और 9 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है तो आप इस पॉइंट को हटा दो और नीचे क्या लगा दो 0 लगा दो। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी शायद। इसी का कल मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था कि आपको इसको चेंज करना हो तो कुछ भी नहीं करना, सब भूल जाओ, पॉइंट कुछ भी नहीं, वो जो दे रखा है वो याद रखो। उसमें लिख दो 1 2 और 3, पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, सब हटा दो। इसके नीचे कितने अक्षर पर बार है वहाँ देखो, 2 पर है तो 2 9 लिख दो। और पॉइंट के बाद ऐसे कितने अक्षर हैं जिन पर बार नहीं है, एक अक्षर पर है तो उसके नीचे 0 लगा दो। बस ऐसा करते ही इसके साथ बिना बार वाला जो अक्षर और बच गया, बिना बार के कितना बच गया, यहाँ 1 बच गया। ऊपर से इस 1 को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 122 अपॉन में 990। ये वाली वैल्यू आपकी चेंज हो गई इसमें। तो प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कल भी मैंने आपको इस पर खूब सवाल कराए थे। अभी थोड़े शॉर्ट फॉर्म में आपको 1-2 सवाल और पूछता हूँ मैं। मान लो 0 पॉइंट यहाँ आ गया 3 और 12 के ऊपर बार लगा दिया। बताइए प्यारे बच्चों क्या करोगे। तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ नहीं करना, 312 लिखो अपॉन क्या करो, 2 अक्षर के ऊपर बार है तो 99 लिखो, 1 अक्षर के ऊपर बार नहीं है 1 0 लिखो। इसमें से माइनस कितना करना है, माइनस करना है 3 माइनस करते ही हो गया 309 अपॉन में कितना 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मान लो आपको लिखना है 0.672 और 9 ऐसा लिखना है, या यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जगह भी 8 लिख देता हूँ। चलो ये हो गया, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसकी फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी इसका भिन्न में मान क्या होगा। तो आपको पता है 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो। अपॉन में क्या करना है, कितने अक्षर के ऊपर बार है ये देखो, ये है 2 अक्षरों के ऊपर बार तो यहाँ लिख दोगे 99। बिना बार के कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है तो 00 लगा दो। उसके बाद क्या करना है, बिना बार के कितने अक्षर हैं उसको इसमें से माइनस कर देना है। कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए 9 में से 7 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो भी 2 बचेगा, और इधर बचेगा 6 7 अपॉन में क्या जाएगा 9900। ये जो लिख रखा है आपके सामने ये इसकी फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब आज आप लोगों को घर पे इसके कुछ सवाल करने हैं, मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप खुद कर लेना। जिसमें अभी तक मैंने जैसा मेथड बताया उसी मेथड को फॉलो करते हुए जो सवाल बन रहे हैं वही दे रहा हूँ। पहला सवाल आप लोग लिखिएगा, ये है आपका 0.123 और इसके बाद लिखना है आपको 5 और इसके ऊपर बार लगाना है। फिर दूसरा सवाल आप लोगों को लिखना है 0.237, इसमें आप लोगों को लिखना है 7 के ऊपर बार। फिर तीसरा सवाल आप लोगों को लिखना है प्यारे बच्चों 0.137 6, इसमें 6 के ऊपर बार लगाना है।
फिर अगला सवाल लिखना है प्यारे बच्चों 0 पॉइंट, यहाँ लिखना है 1 3 और यहाँ लिखना है आपको 5 7 और यहाँ लिखना है 9 और 9 के ऊपर बार लगाना है। फिर लास्ट सवाल आप लोगों को लिखना है 5 नंबर 0.345 और यहाँ लिखना है 7 और 7 ऊपर बार लगाना है। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आपको ये इतने 5 सवाल अपने आप करने हैं। अब चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं, सबने नोट कर लिए होंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सवालों को लिख लेना और इनको हल करना। देखो जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा इन वीडियो को अकेले देखने से, ठीक है ना। और दुनिया में बहुत सूचनाएं पड़ी है, उन सूचनाओं को कितना ही याद कर लो चाहे, जब तक अभ्यास नहीं होगा। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, आप सबको मालूम है। अब देखिए मैं कुछ अलग सवाल लेता हूँ। अगला मेथड मेरा क्या है वो सुनो। पहले में डिफरेंस देखते जाओ। पहला जो मेथड आपको बताया था वो शांत था, यानी 0.5 था, यानी आगे नहीं जा रहा था। इसको सीधा चेंज करते हैं, जितने के बाद पॉइंट है वो हटा दो और उतने 0 लगा दो। ये पहला मेथड था। दूसरे मेथड में मैंने 0 पॉइंट और यहाँ 3 और उसके बार किया, तो आपको बताया मैंने कि ये बार है उसको हटा दो, नीचे जितने अक्षर के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। लेकिन यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद जो अक्षर आ रहा है उसी से बार स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले बिना बार का कोई अक्षर नहीं आ रहा। आज जिस पर अपन ने बात की है वो तीसरा मेथड है। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया और ये थर्ड टाइप था। 0 पॉइंट मान लो 1 और ये 2 और ये 3 था, तो ये 3 पर बार था मान लो आज वाले में, तो ये 1 2 3 -12 अपॉन में 9 और 00, ऐसे कुछ सवाल आज कराए मैंने। ये तीसरा मेथड आ गया। अब इसका चौथा मेथड और लास्ट मेथड है। 4 मेथड पे सवाल पेपर में बनता है, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आ सकता। देखिए ज़रा, यहाँ इसी में अगर अपन 2 भाग करें तो ऐसे मान लो। अब मान लो एक सवाल आपके पास आ गया 2 पॉइंट और यहाँ आ गया आपका 3 और इसके ऊपर बार। एक इसी का मैं अलग बना देता हूँ, वैसे इसी में होता है। ये हो गया 2 और इसके ऊपर आ गया 1 और 3 इसके ऊपर बार। बस ये 2 सवाल और मान लो, एक ऐसा और एक ऐसा। जानबूझकर मैंने 2 अलग अलग लिख दिए। इसके पॉइंट से पहले भी कोई संख्या है 0 नहीं है, इसके बाद जो अक्षर है ना वो 3 के ऊपर बार है, उससे पहले कुछ नहीं है, दशमलव है। ऐसा ही यहाँ बिना बार का एक अक्षर आ गया। तो बच्चों परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है वो सुन लो। पहले सबसे पहले मैंने लिखा है 0.3 और इसके ऊपर बार, तो आपको इसको ऐसे लिख लेना चाहिए। ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख लो 2 प्लस और ये लिख दो 0.3 और इसके ऊपर बार। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने कल की क्लास में 0.3 और उसके ऊपर बार की फ्रिक्शन वैल्यू चेंज करनी सिखाई है, जो यहाँ दे रखी है। अब मैं दोबारा यहाँ सब बताऊँ, कोई तुक की बात नहीं है। यहाँ जैसे दे रखा है 2.3 और इसके ऊपर बार, तो 2 को अलग लिख लो, 0.3 के ऊपर बार दे रखा है। अब 0.3 के ऊपर जो भी बार दे रखा है उसका मेथड अपन ने सीख लिया, तो आप इसको ऐसे लिख दो ना। ये हो गया 2 प्लस 3 के ऊपर बार की वैल्यू है 1/3 या 3/9, दोनों में से कोई सी भी लिखो। इसको जब चेंज करोगे तो ये हो गया 6 और प्लस हो गया 1 अपॉन में कितना 3, तो ये हो गया आपका 7/3। वैल्यू चेंज हो गई फ्रिक्शन में। इतना आसान मेथड है। ठीक ऐसे ही आप और भी देख सकते हो ना। जैसे मान लो आपके पास आ गया 2.21 और उसके ऊपर बार है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 प्लस और ये लिखना है 0.21 और उसके ऊपर बार। अब इसकी फ्रिक्शन वैल्यू आप लोग चेंज करना जानते हो कि क्या होता है। ये लिखो 21 और अपॉन में 9 लिखो। बस इसको 2 × 9 करो और प्लस में 21 करो, अपॉन में 9 करो। इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना। अब देखिए आगे, ऐसा हो तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो आसानी से। अब अगला देखते हैं। अगला मेथड क्या है और लास्ट मेथड है प्यारे बच्चों। यहाँ दे रखा है आपको 2 और 0.1 और 3, तो इसको भी ऐसे ही लिख लो। ये हो गया 2 प्लस 0 पॉइंट और ये हो गया 1 3 और इसके ऊपर बार। तो आपको क्या करना चाहिए, अब 2 तो है ही, 1 3 और इसके ऊपर बार वाले को सोल्व कर लो। 2 प्लस और ये मैंने आपको बता दिया आज ही कि पहले इसको लिख दो इतना, फिर माइनस कर दो 1 बिना बार वाला, फिर जितने के ऊपर बार है वो 9 बिना बार वाले के 0। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये 12 अपॉन में कितना आ गया 90। 2 से कैंसिल कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा इंटू कर लो इसको। 180 प्लस क्या हो गया 12 अपॉन में कितना हो गया 90।
तो ये हो गया 2 और ये हो गया 9, ये हो गया 1 अपॉन में कितना 90, ये वैल्यू हो गई। आप इसको और ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हो। इस पर एक दो सवाल और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है, मान लो ये लिख दिया मैंने 3 पॉइंट और 1 2 3 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो 3 को तो 3 लिख दो, प्लस में लिखो 1 2 3 और इसके ऊपर बार, फिर 3 और प्लस 1 2 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1 2 3 माइनस 12 अपॉन में कितना, एक के ऊपर बार है 9 लिखो, बिना बार के कितने अक्षर हैं, दो जीरो लिखो, लिख दिया। ठीक है जी, ये हो गया आपका 3 प्लस, देखिए इसमें से 2 में से 3 में से 2 माइनस किया 1 आएगा, और 2 में से 1 किया 1 आएगा, और ये 1 आपका बच ही गया, ये आ जाएगा 9, और ये हो गया आपका 00। इसको इधर इंटू करोगे तो 9 तिया 27 और 00 है ही, प्लस आपके पास 1 1 1 अपॉन में क्या आ गया 900। तो इसके साथ 1 और इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी 1 हो गया, तो ये हो गया 2 और 8 1 1 अपॉन में 900। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज ये बताई गई बात समझ में आई होगी। इस पर मैं 2-3 सवाल आपको और देना चाह रहा हूँ, आप होमवर्क की फॉर्म में घर पे काम कर सकते हो। इस पर जितने भी मेथड थे वो सब मैंने समझा दिया आपको। देखिए इस पर भी 2-3 सवाल नोट कर लो। पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना है 3.1677 के ऊपर बार। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 2.23 और 4 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन आपको करना है 3 पॉइंट और ये हो गया आपका 6 7 इसके ऊपर बार। फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है 2.3655 के ऊपर बार। 3 और ये हो गया आपका 4 और 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो है, मान लो आप लोगों को लिखा मिल जाए 1.6754 और ये 4 जो है वो आपको बार लिखा हुआ मिले। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। मैंने आपका होमवर्क दे दिया 1 2 3 4 5, ये दे दिए 5 पहले, यानी आज के दिन में आपको 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करने दे दिए प्यारे बच्चों। और आपको कह रहा हूँ ना, मैं ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप ध्यान रखना ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अब चलिए नंबर सिस्टम में अगले थोड़ी छोटी छोटी बातें हो रहे हैं, उन छोटी छोटी बातों पर थोड़ी चर्चा करते हैं अपन आज। यहाँ देखिएगा कुछ बातें आप लोग जो जानते हो वो भी सीख लो और नहीं जानते हो वो भी सीख लो। एक तो होता है सम संख्या, ठीक है, सब जानते हैं प्यारे बच्चों ये बात तो, यानी इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं विषम संख्याएं, सब जानते हो, आपको सिर्फ ये रिपीट करवाने के लिए लिख रहा हूं, विषम संख्याएं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओड नंबर्स। इसके बाद एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। एक आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्याएं। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। देखो ध्यान करना, यहाँ दो अलग अलग वर्ड हैं जिन पर अपने को बातचीत करनी है। एक तो होता है को प्राइम, को प्राइम। दो अलग अलग बातें अपन करेंगे आज अभी। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा समझना आप लोग, इनमें थोड़ा अंतर है। एक है अभाज्य संख्या, एक है को प्राइम। इन दोनों में मामूली सा फर्क है। आप हिंदी में लगभग एक जैसा लिखा हुआ आता है, लेकिन ये होते अक्सर अलग अलग है। कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्याएं,
हिंदी में भी इसका भी नाम ऐसा ही मिलता है, लेकिन को प्राइम में और सह अभाज्य में मामूली सा फर्क है। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अपन इन थोड़े थोड़े अंतर को देखते हैं क्या क्या अंतर है इन सब में। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, फिर और कुछ नंबर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। सम संख्या किसको कहते हैं आप सब लोग जानते हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो आप सम संख्याएं कहते हो, ऐसा रूटीन में अपन जानते हैं। लेकिन ऐसा भी समझना प्यारे बच्चों कि जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी होनी चाहिए, क्या इसके अलावा भी कोई पहचान होती है क्या। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 12, इसके लास्ट में 2 है, तो आपने देखा कि लास्ट यूनिट जो है वो आपकी 2 है, तो 2 का भाग सीधा सीधा चला जाएगा। लास्ट यूनिट अगर 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड है। मैंने लिखा 180, ये भी इवन है, इसका मतलब 2 4 8, मैंने लिखा 16, इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है। मैंने लिखा 10, इसके लास्ट में क्या आ गया 0, और अगर इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 0 ही है। तो आप ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो क्या है, सम संख्याएं हैं। जैसे 12 में जा रहा है, इसमें 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 जा रहा है, अगर लास्ट में 0 आ गया तो भी भाग 2 का पक्का पक्का जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं आपके पास होती है वो क्या कहलाती है, इवन नंबर्स कहलाती है, यानी सम संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे। 0 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, याद रखना ये बात। उसके बाद 1 में नहीं जाता, 2 में जाता है, फिर 2 में 2 का भाग जाता है, फिर 4 में जाता है, फिर 6 में जाता है, ऐसे आगे बहुत सारे इवन नंबर्स आते हैं। तो पहला जो आपका इवन नंबर है वो 0 है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, तो आपका जवाब होगा कौन सा है, 0 है। इसके बाद विषम संख्याएं कौन सी है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो विषम संख्या है। जैसे 1 है, 1 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी संख्या का, वो है मान लो आपके पास 5 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया। ऐसी जो संख्याएं हैं वो सब संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। अब गणित को अच्छे से समझने वाले बच्चों को ये पता है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये आप लोगों का 6 है, ये आप लोगों का मान लो 8 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब के सब 2 के मल्टीपल हैं, ये सब के सब जो हैं वो 2 के क्या हैं, गुणज हैं। सारे अंक 2 के गुणज हैं। इस आप कहोगे 0 नहीं है, 0 भी है भैया, कैसे नहीं है। 0 को 2 से इंटू कर दो, ये से लिख दो, ये हो गया 2, ये हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करूं, अगर इस प्रकार की संख्याओं जहां जो ये n लिखा हुआ है आपके पास वो पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण का मतलब है W वाली, आपको याद होगा W बताया था मैंने, इसीलिए बताया था कि आपको याद रहे। ये जो W है इसमें 0 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो वो सब यहाँ रखो। यहाँ रखने पर ऐसा जो भी नंबर आपको दिखे ना आज के बाद, वो समझ जाना पक्का क्या होगा, सम संख्या होगा। तो विषम फिर कैसे बनाओगे, विषम को ऐसे बना दो, ये सम थी, इस सम में 1 ऐड कर दो बस। आप तो सम में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। क्या ऐसे कंडीशन में बन जाएगा। यहाँ n का मतलब अगर आप W लिखोगे तो 0 लिखोगे 1 आ जाएगा, फिर 1 लिखोगे 3 आ जाएगा, यहाँ भी 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, ये सब आ जाएंगे। इसमें भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अंक लिखते जाओ, ये सारी की सारी संख्याएं आप लोगों के पास आती जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको इवन और ऑड में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। ऐसी कौन सी संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है, वे संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये एक किताब में लिखी हुई परिभाषा, अमूमन आप लोग जानते हो, इसको समझ लो थोड़ा सा। यानी अगर ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ 1 का और उस वाली संख्या स्वयं का 2 का ही भाग जाए, उसमें इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप कहोगे 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है, इसके अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता। जैसे मान लो 3, जैसे मान लो 5, जैसे मान लो 7, जैसे 11,
इन संख्याओं में एक के और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। उन सब संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गए प्यारे बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनमें एक और उसके स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सब संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखना, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बहुत बार पेपर में सवाल आया हुआ है, अभाज्य संख्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है प्यारे बच्चों कि जब भी ऐसी चीज़ आए तो एक चीज़ पर आपकी नज़र और जानी चाहिए कि भाई ये दो तो जो था ना वो सम है, लेकिन इसके अलावा आगे जितने भी नंबर आएंगे प्यारे बच्चों, उनमें कोई भी ऐसा अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होगा जो सम हो इस दो के अलावा। तो केवल दो ही एक सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, ये केवल एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। और कोई भी अभाज्य संख्या क्या नहीं है? सम नहीं है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है सवाल आपसे, ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो संख्या कौन सी है? दो है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? सबसे छोटी पूछे तो ये होगा। और आपसे अगला सवाल ये पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो याद रखना 3 है। सबसे छोटी, देखो ध्यान से समझना इन सब बातों को, सबसे छोटी और कौन सी? विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या कौन सी है जी? वो संख्या है आपकी 3। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब कई बार एक सवाल ये आता है कि भाई, कई बार आया हुआ है ये सवाल कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती है? ठीक है, 1 से लेकर के, दो सवाल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 से 50 तक कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। ये सवाल आया हुआ है पेपर में। 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? एक सवाल 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? अभाज्य संख्याएं। अगला है 1 से 100 तक कितनी होती है? 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो पहला ध्यान रखना है आप लोगों को कि 1 से 50 तक है ना, वो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों? और 51 से लेकर के 100 तक होती है 10, और 1 से 100 तक जो टोटल है ना वो होती है आपकी 25। ये बात सबको याद रखनी है। ये डायरेक्ट सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 51 से 100 तक, और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? ये 15 और ये 10 है, टोटल कितनी हो गई? 25। मेरे हिसाब से अब किसी भी बच्चे को अभाज्य संख्या में कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा सम संख्याएं समझ में आ गई सबको। 2n वाला याद रखना है, 2n+1 याद रखना है, अभाज्य संख्याएं याद रखना है सबको। ठीक है, 15, 10 और 25 याद रखना है। फिर आते हैं अपन भाज्य संख्या और से अभाज्य संख्या और को प्राइम नंबर पर। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए अगली बात अपनी जो स्टार्ट होनी है वो होनी है आपकी, यहाँ मैंने अलग अलग दे रखा था, यहाँ लिख रहा हूँ भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ध्यान रखना, जो संख्या अपने से और 1 से तो डिवाइड हो ही हो, इसके अलावा कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिससे वो डिवाइड होती हो। ज़्यादा कितने ही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा नंबर
एक के और स्वयं के अलावा अवश्य ऐसा होना चाहिए जिससे वो संख्या क्या होती हो, डिवाइड होती हो। मान लो आप लोग ले लेते हो 4, तो देखिए 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और वो स्वयं 4 से भी होता है। इसके मतलब एक्स्ट्रा कौन सा आ गया, 2 आ गया। जैसे देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 4 है वो 4 से भी डिवाइड होता है। तो 1 और 4 तो 1 तो होता ही है और 4 स्वयं आ गया, इसके अलावा कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैंने यही बताया, ऐसी संख्याएं जो अपने से यानी अपने से और 1 के अलावा कम से कम 1, ज़्यादा कितना ही हो सकता है। जैसे मान लो मैंने लिया 8, तो 8 को देखोगे तो 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 को कितने से डिवाइड करो, 2 से करो, 8 को कितने से करो, 4 से करो, 8 को कितने से करो, 8 से करो। तो 8 इसको डिवाइड किया तो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया। तो देखो 8 और 1 के अलावा कम से कम 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कितने ही अक्षर हो सकते हैं। अगर इनसे वो संख्या डिवाइड होती है तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाएगा, भाज्य संख्या कहा जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें प्यारे बच्चों। समझ में आ गया सबको। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। को प्राइम नंबर की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। कौन सी संख्या, को प्राइम, को प्राइम। याद रखना है प्यारे बच्चों, ऐसी 2 संख्याएं होंगी को प्राइम जिनमें से दोनों संख्याओं में से ऐसा कोई अक्षर नहीं होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, वो को प्राइम कहलाती है। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो, इसका मतलब सीधा सीधा है उन दोनों का जो HCF आएगा वो HCF क्या आएगा। मान लो A है और B है, इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। अगर किसी संख्या में ऐसा नज़र आ जाए आपको तो आप कह देना वो क्या है, को प्राइम नंबर है। यानी कि मान लो मैंने लिखा यहाँ 4, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने मान लो 7। क्या इन दोनों में कोई भी संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, यानी इन दोनों का जो HCF है वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और देख सकते हो आप, HCF किस किस का, HCF क्या होता है आगे बात करेंगे कभी न कभी, लेकिन आप इनके फैक्टर करके देखोगे इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक ऐसे ही मान लो आपके पास यहाँ लिख दिया मैंने, ये लिखा है 6 और इधर लिखा है आपके पास 11, इनमें भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी जो संख्याएं होती है उनको क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। और हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा देखो इन दोनों ही वर्ड में कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसको क्लियर नहीं किया गया हिंदी में भी। इसका हिंदी नाम कई जगह से अभाज्य दे रखा है, लेकिन से अभाज्य और को प्राइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखिए मैंने ये 4 लिखा है तो भी 1 आ रहा है, यहाँ 6 लिखा है तो भी 1 आ रहा है। लेकिन से अभाज्य जिसको मैं कहता हूँ उसमें क्या होता है कि यहाँ 5 आना चाहिए। दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ मान लो 3 आना चाहिए। तो अब इसको कहीं भी नाम इसका हिंदी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, तो HCF 1 आएगा। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो भी 1 आएगा। इस प्रकार की संख्याओं को से अभाज्य दिया है। आप दोनों को प्राइम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली संख्या यहाँ 4 और यहाँ 7 था तो भी 1 आएगा, यहाँ आपके पास 2 और ये 11 है तो भी 1 आएगा। आप इन दोनों को प्राइम भी कह सकते हो, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए एक अंतिम बात मैं आपसे आज करना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याएं मैं कह सकता हूं इनको। पूर्ण वो वाली पूर्ण नहीं है जो आपको पीछे पढ़ाया गया है। परफेक्ट का मतलब एक तरीके से संपूर्ण कह दो। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके जितने भी आप 3 परिभाषाएं बता रहे हूं मैं, इसकी ये ध्यान रखना आप लोग। यानी कि आप मान लो लेते हो 8 ले लिया आपने, इस 8 के कितने फैक्टर बन सकते हैं। 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 और 8,
ये इतने फैक्टर्स होंगे इसके। अब ये अलग अलग डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन बता रखी है एनसीईआरटी में अलग है, 3 अलग अलग डेफिनेशन की चर्चा अपन यहाँ करते हैं। ये सब इसके फैक्टर आपको दिए हुए हैं 1, 2, 4 और 8। पहली डेफिनेशन है ऐसी संख्या जिसके स्वयं के अलावा जितने फैक्टर हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, स्वयं के अलावा, स्वयं क्या है 8 है, इसके अलावा जितने भी फैक्टर दे रखे हैं आपको, इन सब का टोटल करो, 1 + 2 प्लस और ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या है 8 है, तो 1 दे रखा है आपको, 2 दे रखा है और 8 दे रखा है, इनका योग करें। और एक ऐसे भी आता है कि इन सब का टोटल करो, 1 का भी टोटल करो, 2 का भी करो, फिर 4 का भी करो और फिर 8 का भी करो। समझ में आ गई बात। इसके अलावा भी एक मेथड आता है कि जितने फैक्टर आए हैं उनके व्युत्क्रमों का योग करो। अगर वो योग, जैसे इन तीनों का योग वापस अगर इसके बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर है, वरना वो परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे मान लो इसमें दे रखा है 1, 2, 3 और 4, 7 है, 8 तो नहीं आया, 8 नहीं आया, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसमें भी ऐसा ही है, ये क्या है, ये बराबर नहीं होता, ये मूल संख्या का 2 गुना होना चाहिए। अगर ये 2 × 8 के बराबर आ जाए तब तो ये परफेक्ट नंबर है। जब स्वयं को शामिल कर दो तो मूल संख्या का 2 गुना आना चाहिए। अगर ये वाला आपका 16 के बराबर आ जाए तब तो ये परफेक्ट नंबर है, वरना ये परफेक्ट नहीं है। ये देखिए 8 है, ये आपका टोटल मिलाकर हुआ 7, आपका 16 तो नहीं हुआ, इसके बराबर नहीं है। यानी वो संख्या अपने 2 गुने के बराबर आ जाए, उसके सभी जितने संभव आपके फैक्टर उन सबको जोड़ने के बाद यदि उस संख्या के 2 गुने के बराबर आ जाए तो भी वो संख्या क्या होती है, परफेक्ट नंबर्स होती है। एक तीसरी परिभाषा ये होती है उसके जितने भी मान हैं उनका सबका व्युत्क्रम कर दो। जैसे ये व्युत्क्रम बना दिया सबका, इन व्युत्क्रमों का जो योग है वो व्युत्क्रमों का योग भी निकालकर आप लोग देख सकते हो। अगर व्युत्क्रमों का योग भी मूल संख्या के बराबर आ जाए तो भी वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट होता है। और अगर ऐसा नहीं है, देखो इसमें कोई सा भी नियम पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर मान लो अपन 12 का एग्जाम्पल लें, मान लो 12 का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ लिख दिया 12 के आपके पास फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर आपके पास 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 12 होगा। समझ में आ गई। तो इनका टोटल करो, देखो 10 है, 10 और ये आपके पास हो गए 15 और एक ये हो गया। तो अब ये देख लो ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला परफेक्ट नंबर आपका नहीं है। तो इसी प्रकार आपको सबके नंबर चेक करते जाना है और जब भी जिस भी भाग में ये सब टोटल इस संख्या के बराबर आ जाए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ 24, क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 24, तो क्या करोगे 1, 2, 3, 4 है, फिर 6 है, ठीक है, और फिर 8 भी आएगा, फिर 12 भी आएगा, फिर 24 भी आएगा। ऐसे सबका टोटल करके देखो, अगर 24 के बराबर आ जाए इसको छोड़कर तो वो परफेक्ट नंबर होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा तरीका ये कि इन सबको जोड़ दो, जितने भी संभव हो सबको जोड़ दो और इस संख्या के 2 गुने के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर होगा, वरना वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपको यहाँ तक की बात परफेक्ट नंबर तक की समझ में आई होगी और कल अपन इससे आगे की चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम में। अगला टॉपिक आपका रहेगा यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट का रहेगा, यानी इकाई का जो अंक है वो कैसे निकालते हैं किसी भी सवाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सब के लिए। तो ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो और इसी आशा और आकांक्षा के साथ हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।